हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी स्वस्थ मस्त ज़बरदस्त होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भाग 5 के बारे में। भाग 5 से पहले हमने भाग 4 तक 4 तक हमने पढ़ लिया है। आगे हम जो भाग 5 की बात करने वाले हैं उसमें विशेष करके चर्चा करने वाले हम राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन राष्ट्रपति के बारे में चर्चा करने से पहले हमें कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रपति कहाँ दिखाई देता है यहाँ पर। जैसे हम भाग 5 को देखेंगे, भाग 5 को जब हम खोलेंगे, कहाँ कहाँ पर कौन कौन व्यक्ति व्यवस्थित तरीके से बैठा हुआ है वहाँ हम बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें भाग 5 की, हम बात करने वाले हैं भाग 5 की, जिसमें अनुच्छेद दे रखे हैं 52 से लेकर 151 तक। यानी ये जो भाग 5 है जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक दे रखे हैं, और इस भाग का ही नाम है संघ सरकार। यानी इस भाग का नाम क्या है? संघ सरकार। यदि हम इस संघ सरकार को देखें, भाग 5 को देखें, तो इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। यदि हम 4 भागों को देखें कि 4 भाग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कार्यपालिका की। यानी सबसे पहले हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? कार्यपालिका के बारे में। इसके बाद में हम बात करेंगे विधायिका के बारे में, विधायिका के बारे में। और जो तीसरे नंबर पर जो हम बात करने वाले हैं वो है न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका के बारे में। यदि यहीं पे हम चौथे नंबर पर बात करें तो वहीं हम बात करने वाले हैं कैग के बारे में। यानी हम भाग 5 में जो संघ सरकार है वहाँ हमें इन 4 टॉपिकों के बारे में बात करनी है, क्योंकि कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं ये आर्टिकल। लेकिन बात जब आती है इन आर्टिकलों को लेकर के कि कार्यपालिका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक दे रखी है, तो जब ऐसे आर्टिकल पूछे जाते हैं तो हम अनुच्छेदों की बात करें तो ये जो अनुच्छेद हैं, यहाँ हम कार्यपालिका के बारे में बात करें तो कार्यपालिका से संबंधित जो आर्टिकल है ये आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक दे रखे हैं। यानी कहाँ से कहाँ तक है? कार्यपालिका किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है? तो कार्यपालिका आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक। अगर वहीं हम विधायिका की बात करें तो विधायिका अनुच्छेद 79 से लेकर के 123 तक दे रखी है। अगर हम न्यायपालिका के बारे में बात करें तो न्यायपालिका आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। यानी न्यायपालिका कहाँ दिखाई दे रही है? आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। और वहीं यदि हम कैग की बात करें तो कैग है 148 से लेकर के 151 तक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिस हम भाग के बारे में बात करने वाले हैं, भाग 5 संघ सरकार के बारे में बात कर रहे हैं। और संघ सरकार में ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग के बारे में दे रखा है। वहीं यदि बात करें हम कार्यपालिका की कि ये जो कार्यपालिका है इसमें कौन कौन शामिल है, यानी हम बात करें कार्यपालिका की कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है, तो कार्यपालिका में जो शामिल है उसे हम देखें सबसे पहले। तो कार्यपालिका में जो शामिल है वो है राष्ट्रपति। यानी कार्यपालिका में कौन शामिल है? राष्ट्रपति। वहीं यदि हम देखें कि एक और कौन है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति है। और वहीं हम कार्यपालिका में देखें तो मंत्रिपरिषद,
और वहीं हम कार्यपालिका में आगे देखें तो प्रधानमंत्री, और वहीं हम कार्यपालिका में देखें तो महान्यायवादी, और कार्यपालिका में देखें तो संघ सरकार के कार्य। यानी यहां हम कार्यपालिका में क्या क्या देखने वाले हैं। कार्यपालिका में जो हम देखने वाले हैं वो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और संघ सरकार के कार्य। ये जो कार्यपालिका है इसमें जो अनुच्छेद हैं ये 52 से लेकर के 78 तक दे रखे हैं। कहाँ से कहाँ तक है कार्यपालिका में, यानी कभी भी पूछ सकता है पेपर में कि संघ की कार्यपालिका किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। तो संघ की जो कार्यपालिका है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक है। अब कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं, तो संघ की कार्यपालिका में यदि देखा जाए तो राष्ट्रपति शामिल है, उपराष्ट्रपति शामिल है, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी और संघ सरकार के कार्य। अब हम अनुच्छेदों की बात करें ये कौन कौन से आर्टिकल में। यदि हम राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति ये आर्टिकल है 52 से लेकर के 62 तक। राष्ट्रपति 52 से लेकर 62 तक है, और उपराष्ट्रपति की वहीं बात करें 63 से लेकर के 73 तक। वहीं यदि हम बात करें मंत्रिपरिषद की तो ये जो मंत्रिपरिषद दे रखी है आर्टिकल 74 में। वहीं यदि हम प्रधानमंत्री की बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री दे रखा है ये आर्टिकल 75 में दे रखा है। महान्यायवादी की बात करें, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में, और 77 और 78 में यहाँ संघ सरकार के कार्य दे रखे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हमने बनाया है बोर्ड पर ये आपकी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जब तक हमें भाग के बारे में पता नहीं लगेगा कि इस भाग में कौन कौन से आर्टिकल है, कहाँ से कहाँ तक है, और जो आर्टिकल दे रखे हैं उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल हैं। ये भाग 5 है, 52 से लेके 151 तक दे रखा है। यदि इसको हम टुकड़ों में तोड़ दें और टुकड़ों में तोड़ने के बाद में जब हम हर व्यक्ति के बारे में पर्सनल पढ़ें तो आर्टिकल समझना बहुत आसान होगा, क्योंकि भाग 5 में हमने जो देखा है वो कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कैग के बारे में देख रहे हैं। वहीं यदि हम देखें कि कार्यपालिका में कौन कौन शामिल हैं, कार्यपालिका में विशेषकर आर्टिकल ही पूछ लेगा वो 52 से लेकर 78 तक। लेकिन ये जो कार्यपालिका दे रखी है इस कार्यपालिका में राष्ट्रपति आता है, इस कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति आता है, इस कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद आती है, और इसी कार्यपालिका में प्रधानमंत्री आता है, इसी कार्यपालिका में महान्यायवादी आता है, और 77 और 78 में संघ सरकार के कार्य आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये जो हमने बनाया है इसमें से हम जो पढ़ने वाले हैं कार्यपालिका के एक सदस्य, एक अंग के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम राष्ट्रपति कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में, ये जो राष्ट्रपति है अनुच्छेद हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में यदि हम बात करें आर्टिकल 52 के बारे में, आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी आर्टिकल 52 में क्या लिखा हुआ है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। यानी राष्ट्रपति होगा का मतलब यह है
कि राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, राष्ट्रपति होगा, हमेशा होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कभी भी पेपर में पूछे कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, वो हमेशा होगा। किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति पद के बारे में कहाँ लिखा हुआ है? 52 में लिखा हुआ है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी तो उस समय कई देशों को लेकर के भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चाएं हुई, क्योंकि ये बात सामने आ रही थी कि जब राष्ट्र का प्रमुख यानी राष्ट्र का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो सकता है तो क्या उसको हम राष्ट्र अध्यक्ष नहीं कह सकते क्या राष्ट्र का प्रमुख नहीं कह सकते क्या? लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, जो संघ संविधान समिति थी उसके एक सदस्य थे, उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन उसके सदस्य थे पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, इन्होंने 30 अप्रैल 1947 को 30 अप्रैल 1947 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 30 अप्रैल 1947 को बिल्कुल साफ कर दिया था कि न भारत में कोई राष्ट्र अध्यक्ष होगा, न भारत में कोई राष्ट्र का प्रमुख होगा। अगर भारत में सर्वप्रथम कोई नागरिक होगा, राष्ट्र अध्यक्ष जिसे कहें, जिसे राष्ट्र प्रमुख कहें, वो केवल एक ही नाम से जाना जाएगा, जिसे हम राष्ट्रपति कहेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 30 अप्रैल 1947 को बिल्कुल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने साफ कर दिया था कि भारत का प्रमुख राष्ट्रपति के नाम से जाना जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 52वें आर्टिकल में ये साफ लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर यही हम बात करें अगले आर्टिकल की 53 की, यानी आर्टिकल जो 53 है, इसमें लिखा हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी बात करें हम राष्ट्रपति भाग 5 की, भाग 5 में यदि कभी भी पूछे, कभी भी क्वेश्चन दे रखा है कि कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है, तो कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? आंसर राष्ट्रपति होगा। क्यों होगा राष्ट्रपति? क्योंकि आर्टिकल साफ साफ कह रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, आर्टिकल 53 के अनुसार। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसी आर्टिकल 53 के अनुसार यही भी साफ होता है कि राष्ट्रपति संघ के जितने भी कार्य करेगा वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से, यानी राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेगा। जब अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता की बात आती है तो कहीं ना कहीं हमें आर्टिकल 74 देखने को मिलता है, क्योंकि आर्टिकल 74 में जब हम आगे पढ़ेंगे तो आर्टिकल 74 में साफ साफ लिखा हुआ है राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। उस मंत्री परिषद का हेड प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह से कार्य करेंगे, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। तो जब सलाह से कार्य करेंगे, उसके कहने पर कार्य करेंगे, उसको सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो कहीं ना कहीं आर्टिकल 53 भी ये इशारा करता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में तो निहित है, लेकिन अपने अधीनस्थ अधिकारियों की सहायता से करेंगे। ये आर्टिकल 74 साफ करता है। अगर सीधा पूछ रहा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, आंसर राष्ट्रपति, लेकिन उसने यह बोल दिया है कि संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर बिल्कुल साफ हो जाएगा, प्रधानमंत्री। अगर उसने वास्तविक बोल दिया है,
वास्तविक शक्ति के बारे में बोला है, उसने वास्तविक शक्ति के बारे में बोला है, तो फिर अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अगर उसने सीधा ही बोला है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, आंसर राष्ट्रपति। उसने बोला है संघ की कार्यपालिका यानी संघ की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, आंसर होगा प्रधानमंत्री। अगर वहां यह भी बोल दिया कि संघ की नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, तो कौन होगा? आंसर राष्ट्रपति। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में आर्टिकल 53 कहता है। यही मेरे प्यारे दोस्तों बात करें आगे हम बात करें इसकी क्वालिफिकेशन को लेकर के, यानी कौन होगा राष्ट्रपति, क्या होगी उसकी क्वालिफिकेशन। अगर हम योग्यता की बात करें कि कौन सी योग्यता वाला व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, तो हम बात करें योग्यता की, तो विशेष करके बात करें हम क्वालिफिकेशन की, तो ये जो योग्यता दे रखी है ये है अनुच्छेद 58 में। कौन से आर्टिकल में दे रखी है? 58 में दे रखी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में क्वेश्चन कभी भी पूछे कि राष्ट्रपति की योग्यता का उल्लेख कौन से आर्टिकल में, आंसर कौन सा होगा? 58। अगर योग्यता के बारे में बात करें, सबसे पहला पॉइंट है वह भारत का नागरिक हो, यानी पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक का मतलब यह है कि यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है उसके अनुसार किसी ने भी नागरिकता ग्रहण की है, वो भारत का नागरिक है, वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वह भारत का नागरिक, लेकिन कुछ गाइडों में, कुछ किताबों में यह मूल नागरिक लिखा है, वह लिखा है भारत का मूल नागरिक हो। मूल नागरिक जैसा शब्द संविधान के किसी भी आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, यहाँ केवल इतना ही लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। यहाँ दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, यानी 35 वर्ष न्यूनतम हो, अधिकतम की कोई बाउंडेशन नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी क्या किसी भी पॉलिटिशियन की अधिकतम आयु कहीं नहीं दे रखी है, वहाँ केवल न्यूनतम आयु जरूर दे रखी है। तो यहाँ राष्ट्रपति की योग्यता के संबंध में दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, यानी 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 35 वर्ष से ऊपर कितनी भी हो। यहाँ तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यानी तीसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ एग्जामिनर पेपर सेटर कैसे घुमाएगा आपको, वहाँ यहाँ रख देगा इस, यानी ऑप्शन में ये रख सकता है कि वह लोकसभा का सदस्य हो, लोकसभा का सदस्य नहीं हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यहाँ आर्टिकल 58 में तीसरा जो पॉइंट लिखा हुआ है वहाँ ये साफ लिखा हुआ है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो नहीं, रखता हो। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है लाभ का पद धारण न किया हो। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, यहां लिखा हुआ है चौथा पॉइंट, यानी लाभ का पद धारण न किया हो, यानी लाभ के पद पर न हो। लाभ का पद कर विशेष करके हम बताएं कि लाभ का पद अगर देखा जाए तो कोई सी भी सरकारी नौकरी है वो लाभ के पद में आती है। चपरासी से लेकर के डीएम तक जितनी भी सरकारी नौकरी होती है
ये सभी लाभ के पद के दायरे में आती हैं। लेकिन यहाँ ये भी इस क्लियर कर दिया है कि संसद ने ये जरूर बता दिया है कि कौन कौन से पद लाभ के नहीं हैं। तो लाभ के पद कौन कौन से नहीं हैं, तो ये अगर बात करें कि लाभ के पद के दायरे में कौन कौन नहीं आता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य में कोई मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं है। दोबारा सुनो, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य में कोई मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही है ये स्पष्ट कर दें कि 2012 में क्या 2017 में जब रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने, तो जब राष्ट्रपति का उन्होंने चुनाव लड़ा था तो वो बिहार के राज्यपाल थे। जब बिहार के राज्यपाल थे तो चुनाव लड़ा था, इस्तीफा भी नहीं दिया था, तो चुनाव जीत गए थे। बाद में जब शपथ ली तो राज्यपाल पद से इस्तीफा देना पड़ा। जब किसी पद की शपथ लेते हैं तो इस्तीफा देना पड़ता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र या राज्य में यदि कोई व्यक्ति मंत्री है तो वो लाभ का पद नहीं है। और दूसरी बात, अगर कोई व्यक्ति सरकारी नौकरी पे है, कोई सा भी पद है, तो वो लाभ का पद माना जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आर्टिकल 58 के अनुसार बात करें, ये राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में दे रखा है। अगर हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, ये जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है उसके बारे में यदि हम बात करें, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के बारे की जो जानकारी है वो दे रखी है आर्टिकल 54 में, अनुच्छेद 54। ये जो अनुच्छेद 54 है इसमें दे रखा है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, यानी यह क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेगा इसके बारे में कहाँ लिखा हुआ है, आर्टिकल 54 में। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन भाग लेगा, तो इसके बारे में पहले ये समझो कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो भाग लेने वाले हैं वो हैं लोकसभा के 543 सदस्य, और वहीं यदि हम बात करें राज्यसभा के 233 सदस्य। ये 233 सदस्य, यहाँ हम 245 और यहाँ पर हम 545 लिखें। लेकिन यहाँ अगर 545 की बात करें तो यहाँ 2 तो होते थे राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, और यहाँ 543 निर्वाचित होते थे। यही यदि हम बात करें तो यहाँ 12 तो होते हैं मनोनीत और 233 होते हैं निर्वाचित। यदि यहाँ पर हम बात करें कि ये जो संसद के सदस्य होते हैं, संसद की बात करें तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 245 सदस्य होते हैं। इन 545 सदस्यों को 2 भागों में विभाजित किया जाए तो इसमें 2 तो आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और 543 पे होता है चुनाव। वही राज्यसभा में यदि हम बात करें, राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है और 233 पर होता है चुनाव। तो यहाँ मैं अगर साफ करूं कि संसद के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, तो ये तो मनोनीत है, और ये भी मनोनीत हैं। तो इसका मतलब है
ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में केवल ये भाग लेंगे और ये कैसे हैं? निर्वाचित। ये कैसे हैं? निर्वाचित। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहां बिल्कुल साफ कर दूं, कभी भी आपसे पूछे कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो सबसे पहले तो आप संसद को पकड़ो। संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य नहीं लेते। लेकिन हाल ही में 2020 में आंग्ल भारतीय जो राष्ट्रपति मनोनीत करता था लोकसभा में 2, वो सब समाप्त कर दिया है। अब यदि आंग्ल भारतीय चुनाव जीत कर आते हैं तो वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते। अब मनोनीत जैसी प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं है। फिलहाल में स्टॉप लगा रखा है, आगे की कह नहीं सकते। लेकिन आप इतना याद रखना कि केवल राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। क्योंकि आज जब 2012 में प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति बने थे भारत के, तो उस समय एक आंग्ल भारतीय ने भी वोट डाला था, क्योंकि वो आंग्ल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी से पश्चिम बंगाल से चुनाव जीत करके आया था। उनका नाम था डेरेक ओब्रायन। डेरेक ओब्रायन चुनाव जीत के अपने बलबूते पे, जब चुनाव जीत के आए, निर्वाचित हुए, तो उन्होंने राष्ट्रपति के लिए वोट डाला था। तो ऐसा नहीं है कि आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के लिए वोट नहीं डालते। आंग्ल भारतीय राष्ट्रपति के लिए वोट डाल सकते हैं यदि वो निर्वाचित होके आए। अगर वो मनोनीत होके आए तो वो नहीं डाल सकते। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप जानते हो कि राष्ट्रपति जिन सदस्यों को मनोनीत करता है संसद में, वो कहीं ना कहीं जब राष्ट्रपति पुनः चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो वहाँ हितों का टकराव होगा, क्योंकि जिनको उन्होंने मनोनीत किया वो कहीं ना कहीं उन्हीं को वोट डाल सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनोनीत सदस्य यहाँ वोट नहीं डालते। दूसरी बात, सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी यहां भी कौन सा शब्द आया है? निर्वाचित। लेकिन यहां किसकी बात आई है? राज्यों की। अब आप ही मुझे बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में, कि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करता था, तो राष्ट्रपति को वोट डालते, इसीलिए वो वोट नहीं डाल सकते राष्ट्रपति के लिए। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत करता है, तो वो इसलिए वोट नहीं डालते, इसलिए डालने देते कि वो कहीं ना कहीं उसी व्यक्ति को वोट डालेंगे जिसने उनको मनोनीत किया है। तो यहाँ राज्य में राष्ट्रपति किसी सदस्य को विधानसभा में मनोनीत नहीं करता, तो फिर इनको क्यों नहीं वोट डालने दिया जाता? आप कमेंट करके बताइए। तो यहां बिल्कुल हम साफ कर दें कि यहां क्यों नहीं डालते मनोनीत सदस्य? इसीलिए नहीं डालते क्योंकि राज्यों की विधानसभा में, हर एक विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय मनोनीत करता है राज्यपाल। जब एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत राज्यपाल करता है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो कहीं न कहीं हितों का टकराव दिखाई देता है कि जब राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कहीं राज्यपाल के कहने से वो मनोनीत व्यक्ति राष्ट्रपति को न वोट डाल दे। इस वजह से सभी राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को भी वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है निर्वाचक मंडल में। तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। यही यदि हम बात करें तो संविधान में एक संशोधन किया गया था, 70वां संविधान संशोधन किया गया, और 70वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन किया गया। इसी संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली, पुदुचेरी और फिलहाल में जम्मू कश्मीर,
ये तीनों की तीनों यूटी हैं, तीनों की तीनों क्या हैं, यूटी हैं, और तीनों में विधानसभा है। तीनों में क्या है, विधानसभा, यानी तीनों में विधानसभा है। दिल्ली में भी विधानसभा है, पुदुचेरी में भी विधानसभा है, और जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा है। लेकिन जब ये सब किया गया तो उस समय केवल दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा थी। लेकिन ये कह दिया था 70वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में कि जिस किसी केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा होगी वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, फिलहाल में दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीनों की तीनों केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाएं राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती हैं। तो राष्ट्रपति का यदि निर्वाचक मंडल देखा जाए तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में ये सभी निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं। आप एक बार पुनः इनको देख लीजिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के केवल निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। मनोनीत सदस्य यहाँ भाग नहीं लेते। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सभी क्यों, आपके मन में आ रहा होगा कि विधान परिषद के सदस्य यहाँ भाग क्यों नहीं लेते। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये भी बिल्कुल साफ कर दें कि विधान परिषद के सदस्य यहाँ इसीलिए भाग नहीं लेते क्योंकि सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है। केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। जब सभी राज्यों में यदि विधान परिषद होती तो ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते। जब सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब मेरे प्यारे दोस्तों, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर किसी विधानसभा को भंग कर दिया जाए या कोई विधानसभा भंग है तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रुक सकता है क्या, क्योंकि ये लोग वोट डालने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल हम साफ कर दें कि अगर बात ऐसी आती है कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव है और उत्तर प्रदेश की विधानसभा को भंग कर दिया जाए तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा? हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ये बिल्कुल साफ है। यूपी की विधानसभा भंग हो जाए, चाहे सभी 28 के 28 राज्यों की विधानसभा भंग हो जाए, तीनों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाएं भंग हो जाए, चाहे लोकसभा भी क्यों न भंग हो जाए, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि हमारे पास एक परमानेंट हाउस के रूप में एक राज्यसभा है, वो राष्ट्रपति का चुनाव करेगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल आपकी समझ में आया होगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि 2022 का जो चुनाव हुआ था, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति बनी, तो उसमें कितने सदस्यों ने वोट डाले? तो यदि हम सदस्यों की बात करें कितने सदस्यों ने वोट डाले, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर कुल सदस्य की बात करें, कुल सदस्य की बात करें तो कुल सदस्य जिन्होंने वोट डाले उनकी संख्या थी 4809 सदस्य। ये जो 4809 सदस्य हैं, ये लोकसभा के सदस्य हैं, ये राज्यसभा के सदस्य हैं और ये सभी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 4809 सदस्यों ने वोट डाले। ये लोकसभा के, राज्यसभा के और सभी राज्यों की विधानसभाओं के विधायक हैं। यहीं पर हम बात करें कि लोकसभा के कितने सदस्यों ने वोट डाले, तो यहाँ पर 543 सदस्य। यही हम बात करें राज्यसभा, राज्यसभा के कितने सदस्य थे, तो आंसर है 233 सदस्य। वहीं हम बात करें
कुल सभी विधानसभाओं के सदस्य, सभी विधानसभाओं के सदस्य की यदि हम बात करें तो यहाँ ये 776 हो जाएंगे। यानी 4809 में से यदि हम 776 घटा दें तो वैसे ही निकल के आ जाएगा यहाँ पर 30। यानी हम बात करें यहाँ पर, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ 0, हाँ सही है। यानी अगर हम सभी विधायकों की बात करें तो ये कितने हैं, 4033। यानी यहाँ से बिल्कुल ये स्पष्ट है कि सभी राज्यों के विधायकों को अगर मिलाया जाए तो कितने विधायकों ने वोट डाले थे, 4033 ने। वहीं 233 राज्यसभा से थे, 543 लोकसभा से। टोटल जो सदस्यों ने वोट डाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 4809। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये है क्या, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। यहाँ से अगर हम सीधा सीधा बात करें कि एक एक लाइन में बिल्कुल समझ लें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो भाग लेते हैं वो संसद के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली, पुदुचेरी तथा जम्मू कश्मीर की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यानी ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। आगे हम बात करें राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के, अगर हम राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति के बारे में बात करें तो ये जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो पद्धति एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली, यानी राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की पद्धति है, प्रक्रिया है, वो क्या है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, प्रक्रिया है, वो है एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। ये क्या होती है, तो मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल साफ यहाँ करें कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है एकल संक्रमणीय से होता है। एकल संक्रमणीय का यहाँ पे रूल अपनाया जाता है। जैसे 4 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति जब वोट डालता है तो उसकी चॉइस देखी जाती है, पहली किस पे चॉइस थी, दूसरी किस पे, तीसरी किस पे, चौथी किस पे। फिर जब किसी एक व्यक्ति को जब निश्चित अनुपात नहीं मिल पाता है,
तो ऐसी स्थिति में सबसे कम वोट वाले व्यक्ति के जो मत हैं वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। जब ट्रांसफर हस्तांतरण किए जाते हैं तो ऐसी ही प्रक्रिया को एकल संक्रमणीय या एकल हस्तांतरणीय प्रणाली कहा जाता है। जब अनुपात नहीं मिल पाता है तो अनुपात न मिलने की वजह से यह हस्तांतरण होता है। वोट गुप्त पड़ते, दिखाकर नहीं पड़ते। ये राष्ट्रपति की जो प्रक्रिया ये क्या कहलाती है? एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। मेरे प्यारे दोस्तों, इस आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली के बारे में आगे हमें अगली क्लास में बताना है कि विधायक का मतमूल्य कैसे निकालते हैं, सांसद का मतमूल्य कैसे निकालते हैं, कौन से वर्ष का आधार लिया जाता है जनसंख्या को, और ये कब तक रहेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस YouTube चैनल पर और देखिए आगामी क्लासों को। आगे मज़ा आने वाला है पॉलिटी की क्लासों में। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।